मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि क्या हम सब लोग रोटी को चुच्चू बोलते हैं और क्या हम सब लोगों के माथे पर बेवकूफ लिखा है? नहीं तो आगा जी की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो कुछ ऐसा ही लगता है। We're very close to have like a perfect playing 11. क्या मोहम्मद हारिस और उस्मान खान के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई और विकेट कीपर है ही नहीं? आखिर ये खिचड़ी पक क्या रही है और T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर होगा क्या? आइए जानते हैं। Salman Ali Agha with a point to prove tonight. Saim Ayub no look shot. We're very close to have like a perfect playing 11. अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के दिन ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। इसी के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्राई नेशन सीरीज जीतने वाली टीम भी बन गई है, जिसने अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में 4 ट्राई नेशन सीरीज जीत रखी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि साल 2025 में हमने जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉलिंग के दम पर हासिल की है। चाहे एशिया कप 2025 के फाइनल तक क्वालिफाई करना हो या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की जीत या फिर अब ट्राई नेशन सीरीज को जीतना हो, हर दफा हमारी बॉलिंग लाइनअप ही हमारे काम आई है या फिर हमारी बैटिंग में से साहिबजादा फरहान ने ही स्टैंड अप किया है। चाहे वो हसन नवाज हो, साइम अयूब हो, मोहम्मद हारिस हो, कप्तान सलमान अली आगा हो या फिर लेट एडिशन ऑफ बाबर आजम एंड उस्मान खान हो, ये सब के सब सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनकर हमारे बॉलर्स को या तो विकेटें हासिल करते हुए देखते रहे हैं या फिर साहिबजादा फरहान को रन स्कोर करते हुए ही देखते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इसी वजह से इस चीज पर बात करना बेहद जरूरी है और इस मसले को हल करना भी बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का बैटिंग ऑर्डर होगा क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की इस T20 बैटिंग ऑर्डर में किस प्लेयर की जगह बनती है, किसे जबरदस्ती बाहर रखा जा रहा है और किसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो हमारी इस बैटिंग लाइनअप में सबसे पहले आते हैं हमारे ओपनर्स। ओपनिंग में एक स्लॉट तो कंफर्म है जो कि है साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान ने साल 2025 में जो शानदार परफॉर्मेंस दी है वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। चाहे 2025 में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाना हो, सबसे ज्यादा छक्के लगाना हो या फिर सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करना हो, साहिबजादा फरहान का नाम हर लिस्ट में ही टॉप पर मौजूद है। This one will get the treatment. इसी वजह से इस बैटिंग ऑर्डर में साहिबजादा फरहान की स्लॉट एज एन ओपनर तो कंफर्म है। लेकिन एक टिप जो कि मैं साहिबजादा फरहान को देना चाहता हूं वो ये है कि साहिबजादा फरहान को स्ट्राइक रेट रेट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। 2025 में इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में साहिबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट सिर्फ 127 का है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि साहिबजादा फरहान 102 छक्के लगाने के बाद मजीद छक्के या फिर चौके लगाने पर अपना ध्यान रखते हैं। इसके बजाय वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। इसीलिए साहिबजादा फरहान को 1 से 2 छक्के लगाने के बाद इसकी बजाय कि वो मजीद छक्के लगाने की या फिर चौके लगाने की तरफ देखें, उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। इसकी वजह से ना सिर्फ उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा बल्कि पाकिस्तान की डॉट बॉल्स खेलने की एवरेज भी कम होगी। अब साहिबजादा फरहान की स्पॉट तो कंफर्म है, लेकिन साहिबजादा फरहान का पार्टनर कौन होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में, इस मामले में थोड़ा सा झोल है। पाकिस्तान ने साल 2025 में साहिबजादा फरहान के पार्टनर के तौर पर बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया है, जैसे कि साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, लेकिन किसी ने भी एज एन ओपनर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना स्पॉट कंफर्म डिजर्व करता हो। लेकिन क्योंकि साल 2025 में साइम अयूब को साहिबजादा फरहान के साथ सबसे ज्यादा चांसेस एज एन ओपनर दिए गए हैं, इसलिए हम इस वीडियो में साइम अयूब की बात ही करेंगे। तो 2025 का साल साइम अयूब के लिए T20 इंटरनेशनल्स में बहुत ही बुरा गया है, जहां पर उन्होंने अपने आखिरी 10 T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 2 दफा 22 रन की हद पार की है। एक दफा जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 71 रन बनाए थे और दूसरी दफा अब जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में 34 रन बनाए हैं। इन दोनों इनिंग्स के अलावा साल 2025 में अपनी आखिरी 10 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में साइम अयूब एक दफा भी 21 रन की हद पार नहीं कर सके, जो कि एज एन ओपनर बहुत बुरी चीज है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि साइम अयूब पर फालतू का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। साइम अयूब को मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान की टीम में इस वजह से लाया गया था कि वो पावर प्ले में ज्यादा तेजी से रन करें, जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी तक 55 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के बावजूद भी साइम अयूब अभी तक वो चीज नहीं कर पा रहे। वो तेजी से रन करना तो दूर, रन ही नहीं कर पा रहे इसी प्रेशर की वजह से। अभी तक हमने साइम अयूब की जितनी भी क्रिकेट देखी है उससे तो यही लगता है कि साइम अयूब को भी जब वो क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्रीज पर सेट होने के लिए और उसके बाद वो हिटिंग कर सकते हैं।
सेम एज फखर जमान। इसी वजह से उन्हें वो टाइम ओडीआई क्रिकेट में तो मिल जाता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से उन्हें वो टाइम नहीं मिल पाता। इसी वजह से साइम अयूब टी20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। अगर साइम अयूब की हालिया परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी जगह किसी भी सूरत नहीं बनती, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान के साथ जिद बांधी हुई है और उन्हें टीम में नहीं ला रहे, इसी बिना पर साइम अयूब को पाकिस्तान की टी20 टीम में लगातार चांसेस मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस और हसन नवाज भी एज एन ओपनर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी वजह से साइम अयूब को खिलाना पाकिस्तानी टीम की मजबूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है नंबर 3 पोजीशन या फिर वन डाउन पोजीशन। इस पोजीशन पर साल 2025 में पाकिस्तान ने हर प्लेयर को ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया है, चाहे सलमान अली आगा हो, फखर जमान हो, साइम अयूब हो, हसन नवाज हो या फिर मोहम्मद हारिस हो, लेकिन कोई भी इस पोजीशन पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को थक हार कर बाबर आजम को ही पाकिस्तानी टीम में वापस लाना पड़ा, क्योंकि उनके पास और भी कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं बची थी। तो बाबर आजम अपने टी20 इंटरनेशनल कैरियर के पहले 126 टी20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 6 दफा डक पर आउट हुए थे, लेकिन अपनी आखिरी 10 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में जब से उनका पाकिस्तान की टी20 टीम में कमबैक हुआ है, तब से बाबर आजम 4 दफा डक पर आउट हो चुके हैं। इन आखिरी 10 टी20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम ने 2 50s भी स्कोर की हैं, लेकिन बाबर आजम अभी तक अपनी उस पीक फॉर्म में वापस नहीं आ रहे जो कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान की आवाम उनसे एक्सपेक्ट करती है। साल 2025 में बाबर आजम की टी20 इंटरनेशनल्स में एवरेज सिर्फ 28 की है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का है। ये उनके पूरे टी20 इंटरनेशनल कैरियर में किसी भी एक साल में उनकी कम तरीन एवरेज है और उनका कम तरीन स्ट्राइक रेट है। अब ये परफॉर्मेंस देखने के बाद तो आप तो यही सोचोगे कि बाबर आजम की पाकिस्तान की टी20 टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन बाबर आजम के अलावा जिन प्लेयर्स को इस नंबर पर ट्राई किया गया है उनकी परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा बुरी रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास बाबर आजम के अलावा नंबर 3 के पोजीशन पर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसी वजह से बाबर आजम के साथ जाना टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की मजबूरी बन चुकी है। अब इसके बाद आती है नंबर 4 पोजीशन या फिर 2 डाउन। ये पोजीशन पाकिस्तान की टी20 टीम में सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस पोजीशन के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम में 3 प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, सलमान अली आगा, फखर जमान और उस्मान खान। टी20 इंटरनेशनल्स में या फिर टी20 क्रिकेट में इन तीनों का आइडियल नंबर 4 है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को ही नंबर 4 पर खेलने को मिल सकता है। और क्योंकि सलमान अली आगा कैप्टन है, इसी वजह से वो कहते हैं कि चौथे नंबर पर मैं खेलूंगा। और सलमान अली आगा ने अभी श्रीलंका के खिलाफ इसी ट्राई नेशन सीरीज के ग्रुप स्टेज मैच में चौथे नंबर पर एक 50 भी स्कोर की है, लेकिन उससे पहले अपनी आखिरी 15 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 91 का है और एवरेज सिर्फ 12 की है, जो कि किसी भी तौर पर एक टी20 टीम में नंबर 4 प्लेयर के लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम फखर जमान के कैरियर को देखें तो फखर जमान ने अपने टी20 कैरियर में सबसे ज्यादा शाइन नंबर 4 पर ही किया है। उनका कैरियर स्ट्राइक रेट जो कि नंबर 4 पर है वो ऑलमोस्ट 140 से ऊपर है। इसके कंपैरिजन में जब उन्हें नंबर 3 या फिर एज एन ओपनर खिलाया जाता है तो उनका स्ट्राइक रेट 130s में ही रहता है। लेकिन क्योंकि अब सलमान अली आगा तो कैप्टन है, इसी वजह से फखर जमान को मजबूरन 5वें नंबर पर ही खेलना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इस पोजीशन के तीसरे बड़े दावेदार जो कि हैं उस्मान खान। उस्मान खान तो इस रेस से ही ऑलमोस्ट आउट है, क्योंकि उन्हें तो मजबूरन खिलाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं खिलाना चाहता। इसी वजह से उस्मान खान क्योंकि विकेट कीपर हैं, इसी वजह से उन्हें मजबूरी खिलाया जा रहा है। नहीं तो अगर देखा जाए तो ना तो पीएसएल 2025 में और ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में उस्मान खान की परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अच्छी रही है कि उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम में खिलाया जाए। उन्हें सिर्फ मोहम्मद हारिस की खराब परफॉर्मेंस और मोहम्मद रिजवान के साथ जिद की वजह से खिलाया जा रहा है। तो ये तो थी बात आपके टॉप 6 बैटर्स की, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेंगे, क्योंकि उस्मान खान की जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद रिजवान को खिलाएगा नहीं। हालांकि सीपीएल 2025 में मोहम्मद रिजवान ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और जहां पर भी मोहम्मद रिजवान को परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है मोहम्मद रिजवान वहां पर परफॉर्म करता है। सीपीएल 2025 के 6 मैचेस में 56 की बैटिंग एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ मोहम्मद रिजवान ने 227 रन बनाए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद रिजवान की बजाय मोहम्मद हारिस या फिर उस्मान खान को खिलाने पर बजिद है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या मोहम्मद रिजवान को उस्मान खान की जगह पाकिस्तान की टी20 टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.